ये वो वाली बात हो गई कि तुम बड़ा गलत कर रहे हो, है ना, तुम बड़ा गलत कर रहे हो, तुम किसके साथ जियान की फाइट करा रहे हो, तुम किसके साथ, नोबिता के साथ। अगर OH माइनस आयन बढ़ रहा है तो यार बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पीएच भी बढ़ेगा। वो 14 के और 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में डिस्टिल वाटर, एक में एसिड, एक में बेस। भैया बताओ किसमें कौन सा, वो भी एक ही रेड लिटमस पेपर की मदद से। हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा है आपका जोश मीटर और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन क्लास 10th में 90-95% लाने की। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था यार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज। आज हम लेकर आए हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सेम ड्रिल रहने वाली है, हम करेंगे उनके इंडेक्स और बैक एक्सरसाइज। मैं आपको पहले हिंट्स दूंगा, आपको आंसर फॉर्मेशन करना है, एंड देन पीछे मैं एक सैंपल आंसर लेकर आया हूं, देन आप उससे मैच कर सकते हैं कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज का कारवा, जो कि रहने वाला है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्या दिया गया है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स. One of them contain distilled water, other 2 contain acidic and a basic solution. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में डिस्टिल वाटर, एक में एसिड, एक में बेस। भैया बताओ किसमें कौन सा, वो भी एक ही रेड लिटमस पेपर की मदद से। तीनों में डुबाओ, 3 में डुबोगे, किसी एक में कलर रेड टू ब्लू हो जाएगा, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। चलिए एक टेस्ट ट्यूब तो साइड हो गई, मुझे पता है किसमें बेसिक सॉल्यूशन है। बची मेरी 2 टेस्ट ट्यूब, एक में होगा एसिड, एक में होगा डिस्टिल वाटर। अब उसी ब्लू लिटमस पेपर को, है ना, क्योंकि रेड था, डुबोया, अब ब्लू हो चुका है, अब उसको वापस से डुबो। जिसमें रेड हो गया उसमें एसिड, जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ उसमें क्या होगा? उसमें भैया क्या होगा? उसमें डिस्टिल वाटर होगा। समझ में आ रही है? एक ही लिटमस पेपर से मैंने बता दिया तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या कंटेंट था। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। Why should curd and sour substances, खट्टी चीजें, इन्हें ब्रास में या कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? अब एक सिंपल सी चीज है, एसिडिक सब्सटेंस को मेटल में रख रहे हो, यानी कि सिंपल आप ये चीज करवा रहे हो क्या? एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। अगर वन शॉट देखा है, पता होगा कि क्या बन रहा होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। अब ये जो टॉक्सिक सॉल्ट कंपाउंड है, ये ना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए एडवाइजेबल है कि कभी भी आप कर्ड या दूसरी सोर सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेजल्स में, यानी कि मेटल के वेजल्स में ना रखें, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। चलिए, है ना, चलिए आगे बात करेंगे। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? अच्छा, अभी ही बात की थी कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, अभी बोला था भैया कि एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होगा हमेशा क्या बन रहा होगा? सॉल्ट बन रहा होगा, और सॉल्ट के साथ क्या बन रहा होगा? कौन सी गैस है? ये गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस। चलिए एक एग्जांपल से बता देते हैं। मेटल ले लो एक कोई, तो मेटल मैंने ले लिया भैया जिंक। एसिड ले लो, चलो एसिड ले लिया HCl, तो HCl का जिंक के साथ रिएक्शन, HCl का जिंक के साथ रिएक्शन, सॉल्ट क्या बनेगा भैया? सॉल्ट बनेगा ZnCl2। सॉल्ट क्या बनेगा? ZnCl2। आपने करना क्या है, जो भी एसिड है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो मेटल पार्ट से, आपका सॉल्ट बन गया, और साथ साथ में आपकी कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। अब बोला गया है इस H2 गैस को कंफर्म कैसे करोगे? तो भैया ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, इट बर्न्स विथ अ
पॉप साउंड, यानी कि जब आप इस हाइड्रोजन गैस को जलाओगे, जब आप इस हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो वहां पर पॉप साउंड आएगा। कोई भी इग्निशन सोर्स ले आओ, कैंडल ले आओ, लाइटर ले आओ, वो पॉप साउंड से बर्न होगा। क्लियर है ये बात? चलिए चलिए आगे बात करेंगे, है ना, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटल कंपाउंड ए, कोई एक मेटल कंपाउंड है भैया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे एक्स दे दिया, वाई दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया, आर दे दिया, एस दे दिया, और फिर कुछ हिंट दे देंगे और पूछेंगे बताओ भैया इनका नाम क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन लिख दो। तो यहां अगर हम देखेंगे मेटल कंपाउंड ए जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, विच मींस एक हिंट दे दी है CaCl2 एज अ सॉल्ट बन रहा है। अब यहां पर कुछ वर्ड्स को क्रैक करना पड़ेगा। क्या वर्ड्स हैं क्रैक करने के लिए? सबसे पहला है इफरवेसेंस। इफरवेसेंस क्या होता है भैया? जब भी रैपिड रिलीज होता है गैस का लिक्विड में तो जो बुलबुले होते हैं उसे आप क्या बोलोगे? इफरवेसेंस, यानी कि कोई ना कोई गैस रिलीज हुई है। अब अगर आप देखोगे कि यहां पर एसिड दे दिया है और कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी उसके लिए हिंट दिया है कि ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है, तो मेरे भाई जिस गैस की बात हो रही है वो गैस कौन सा है? तो वो गैस आप बोलोगे सर जी CO2 है। अब एक चीज देखना कि यार एसिड का किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्शन हुआ है कि सॉल्ट और CO2 बना है, तो मुझे लगेगा यार CO2 तो मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ होगा। तो फिर मेरे दिमाग में चमकेगा कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ है। अब क्योंकि सॉल्ट से मुझे पता चल रहा है कि ये मेटल कार्बोनेट किसका होगा? कैल्शियम का होगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ CO2 मिलेगा और साथ ही साथ H2O मिलेगा। तो ये हो गई इसकी जनरल इक्वेशन। अब यहां पर लिख दीजिए एसिड कौन सा है? एसिड कौन सा है? तो आप बोलोगे सर जी एसिड है HCl। मेटल कार्बोनेट क्या होगा सर जी? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और सॉल्ट तो मुझे पता है कैल्शियम क्लोराइड है, साथ ही साथ CO2 निकलेगा और H2O यानी कि वाटर मिल रहा होगा। तो आपने यहां पर इक्वेशन भी लिख दी है ना। इसको बैलेंस करना है तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए। चलिए ये चीज क्लियर है ना। चलिए समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखो। क्वेश्चन की भाषा में हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन कर लोगे, आसानी से आपका काम हो जाएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। चलिए, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि पानी में बात कर रहा है। एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी में बात कर रहा है। वाइल सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। भैया जब भी ये आए ना कि एक सिंपल सी बात है कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर हमेशा जब भी बात इसकी होती है ना एसिडिक कैरेक्टर की, आपने देखना है कि H+ आयन है कि नहीं सॉल्यूशन में। H+ आयन होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा। तो कोई सब्सटेंस वाटर में आकर टूट रहा है, आयोनाइज होकर H+ आयन दे रहा है, सिंपल सी बात है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एसिड में आ जाएगा। अगर मैं HCl की बात करूं, मैं H2SO4 की बात करूं, मैं HNO3 की बात करूं, ये पानी में आयोनाइज होते हैं, H+ आयन देते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात कर लूं, इथेनॉल की बात कर लूं, भैया ये नहीं होते, ये आयोनाइज होकर H+ आयन नहीं देते। अगर H+ आयन नहीं देंगे तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा होगा। पूरा का पूरा एसिडिक बिहेवियर आपके H+ आयन के ऊपर बिहेव रिलेट कर रहा है। अगर होगा सॉल्यूशन में शो कर रहा होगा, अदरवाइज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं इस चीज का आपको आइडिया आ चुका होगा कि जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात पूछी जाए तो H+ आयन का ख्याल आपके मन में आएगा, और अगर बेसिक कैरेक्टर की बात पूछी जाए तो OH- आयन का विचार आपके मन में आ रहा होगा। चलिए
आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, है ना, इसी डिस्कशन को और आगे लेके जाते हैं। Why does an aqueous solution, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Aqueous solution, भैया जब भी बात की जाए कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या वहां पर आयन्स हैं। अगर आयंस होंगे तो ये आयंस एज अ चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे होंगे, ये आयंस एज अ चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे होंगे एंड ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे। तो अगर एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन उसका, वो आयंस में आयोनाइज होंगे, है ना, वहां आयंस में डिसोशिएट होंगे, आपको वहां पर आयंस मिलेंगे। बेसिक सॉल्यूशन है, वहां पर भी आयंस होंगे। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, वहां पर भी आयन होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए कि भैया करंट फ्लो होगा, कंडक्ट होगा, तो आपने ये देखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में आयन है कि नहीं। क्लियर है ये बात। तो भैया एक्वस सॉल्यूशन क्यों करता है एसिड का, बिकॉज ऑफ वो टूट जाता है H प्लस आयन में, है ना, और एक और कंपोनेंट आयन मिलता है। तो ये आयन क्या करते हैं, एज अ चार्ज कैरियर एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। चलिए, है ना, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Why does, अब देखो, है ना, यहां पर पूछा गया व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ड्राई HCl गैस के सामने रख दो, कलर चेंज ब्लू से रेड नहीं होता, यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बालक बताओ एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहा, तो आपके दिमाग में चमकेगा कि गुरुजी अभी तो बताया था कि H प्लस आयन के कारण एसिडिक बिहेवियर शो होता है। यहां पे गैस कौन सी है, ड्राई HCl गैस है। अब अगर यहां पर पानी नहीं है, तो ये टूटेगा नहीं, HCl गैस टूटेगा नहीं, और अगर टूटेगा नहीं तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, मेरा ब्रह्मास्त्र जो कि है H प्लस आयन। सो यहां पे लैक ऑफ H प्लस आयन है, यहां पर क्या है, यहां पे लैक ऑफ H प्लस आयन है, जिसके कारण, है ना, क्या है, लैक ऑफ H प्लस आयन है, जिसके कारण कलर चेंज नहीं हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर का, और वो रेड नहीं हो रहा। हल्का सा उस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर लो, ड्राई है उसको मॉइस्ट कर लो, कलर फट से चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो गैस जब इस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, अब वो HCl डिसोसिएट होगा, H प्लस और Cl माइनस देगा। आयोनाइज वुड बी अ बेटर वर्ड, आयोनाइज होगा और H प्लस और Cl माइनस देगा। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। While diluting an acid, जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि पानी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? अच्छा, अब मैंने वाटर को एसिड में डाल दिया। ये जो मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है ना, ये खेला खेली जो आप खेलते हो कि एसिड को वाटर में मिला रहे हो, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होगी। तो ये जो खेला खेली होता है जिसमें आप मिला रहे हो, बहुत हीट रिलीज हो रही है। मान लो तुमने वाटर को एसिड में मिला दिया, भैया बहुत हीट रिलीज हुई, एसिड डाला, हीट रिलीज हुई, ऐसे स्प्लैशेस उड़ गए, आई मां, लग गई, जल गया। समझ रहे हो क्या होगा? अगर तुमने वाटर को एसिड में डाला तो स्प्लैशेस उड़ेंगे, तुम्हारे हाथ जल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ अ कांस्टेंट स्टियरिंग, जिससे कि जो हीट रिलीज हुई वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो खेला यहां पर क्या हो रहा है कि तुमने क्या किया, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप माना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, अगेन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हुई, पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, खेला बचा लिया, हाथ नहीं जला, मेरा हाथ बच गया। समझ में आ रही है बात, क्या हुआ, है ना, क्यों हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं विद कांस्टेंट स्टियरिंग। चलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, अच्छा, H3O प्लस affected when a solution of an acid is diluted। पहले तो ये H3O प्लस की बला कहां से आई, मुझे तो ये पता है कि सर आपने बताया था एसिड को पानी में डालोगे H प्लस आयन में टूटेगा, लेकिन यहां पर खेला एक और चल रहा है। H प्लस आयन अकेला नहीं रहता, वो क्या करता है, H2O के साथ कंबाइन होकर HCO प्लस आयन देता है। अब देखते हैं कि जब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो क्या ये H3O प्लस एज इट इज रहना चाहिए। बच्चों को लगेगा यस सर एज इट इज रहना चाहिए, थोड़ी वहां से 5 का 4 थोड़ी हो जाएगा, या 5 का 3 थोड़ी हो जाएगा। अब देखो बताता हूं,
क्या सीन है। पहले तुम्हारे पास बीकर था, इस बीकर में लेट से x ml तुम्हारे पास क्या था, x ml तुम्हारे पास क्या था, एसिड था, ठीक है, x ml एसिड था, और इस x ml एसिड में लेट से तुम्हारे पास y क्या थे, H3O प्लस आयन थे, y H3O प्लस आयन थे। तुमने इसमें ऐड किया वाटर, तुमने इसमें ऐड किया वाटर, लेट से तुमने कितना ऐड कर दिया, PML ऐड कर दिया, है ना, PML तुमने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया वॉल्यूम, x प्लस पी हो गया। लेकिन भैया हाइड्रोनियम आयन तो y ही रहा ना, पहले x में y था, अब x प्लस पी हो गया है वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन ये एज इट इज है। तो अगर मैं बोलूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार पहले 10 ml था, 10 ml में 2 हाइड्रोनियम आयन थे और मैंने 10 ml पानी और डाल दिया, तो अब 20 ml में 2 हाइड्रोनियम आयन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम तो मेरा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका ये मतलब है मेरे सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा होगा, मेरे सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही होगी, क्योंकि पीएच जितना 7 की तरफ बढ़ता जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है। तो खेला समझ में आया यहाँ क्या खेला है। तो जो लोग सोच रहे थे कि एज इट इज रहेगा, उनके लिए है ना जोरदार तालियां। चलिए आगे बात करेंगे, है ना, आगे बात करते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होगा, जब आपने एक्सेस बेस्ड डिसॉल्व किया है इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक यहां मिसकंसेप्शन मैं दूर करूंगा कि जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि यार सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का ना पीएच 14 होगा, तो सब बोलेंगे यार और कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि तो वो अपने मैक्स लेवल पे है। बट एक बात समझो, यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया कंसंट्रेशन कि किस कंसंट्रेशन का है उसका पीएच क्या होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो अगर मैं उसमें और बेस डालूंगा यानी कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे होंगे। अब अगर नंबर ऑफ OH माइनस आयन क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भैया, ये चीज बढ़ रही है। तो अगर मैं पीएच की बात करूं सॉल्यूशन के, तो ये भी क्या होना चाहिए भैया, अगर OH माइनस आयन बढ़ रहा है तो यार बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पीएच भी बढ़ेगा, वो 14 के और नजदीक जाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है। ए के अगर पीएच की मैं बात करता हूं तो ए का मेरा पीएच क्या है, 6 है, ये है मेरा सॉल्यूशन, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन ए। वहीं अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन बी की, सॉल्यूशन बी की अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन बी का पीएच क्या है, सॉल्यूशन बी का पीएच है 8, सॉल्यूशन बी का पीएच है 8। किसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। आज सिंपल सी एक बात समझना, ये पीएच स्केल होता है, 0 यानी कि सबसे ज्यादा H प्लस आयन, सबसे ज्यादा एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल और 14 पे सबसे ज्यादा बेसिक। 7 से तुम जितना 0 की तरफ बढ़ोगे H प्लस आयन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 7 से 6 हो गए बढ़ा, 6 से 5 आए और बढ़ा, 5 से 4 आए और बढ़ा। अब 7 से 14 की तरफ चलोगे तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर तुम देख रहे हो कि H प्लस का किसमें ज्यादा होगा, तो पहली बात तो देखो एक 6 एक 8 है, तो यार 7 से कम वाले का ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस वाले में मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना, इसमें मैं कह सकता हूं मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, तो ये बेसिक हो जाएगा, इसका नेचर बेसिक हो जाएगा और इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर आप बोलोगे इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लैरिटी आ रही है इस बात पे। चलिए, है ना, चलिए आगे बात करेंगे, है ना, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। भैया नेचर आइदर एसिडिक होगा, आइदर बेसिक होगा,
आइदर एसिडिक, आइदर बेसिक, आइदर न्यूट्रल। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है ना, लेट से किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उसका नेचर एसिडिक होगा। मान लीजिए OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस का कम है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर H प्लस का कम है, OH माइनस का ज्यादा है, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का बराबर है, H प्लस का भी बराबर, OH माइनस का भी बराबर, सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो अगर H प्लस ज्यादा एसिडिक, OH माइनस ज्यादा बेसिक, दोनों बराबर न्यूट्रल। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। Do basic solution also have H plus ions? If yes, then why they are basic? हर बच्चे को ये लगता है कि अगर बेसिक है तो उसमें H प्लस आयन नहीं होगा, और यही यहां पर एक प्रमाण देता है कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा वो बहुत कुछ खो रहा है। क्या खो रहा है? अपने बोर्ड के नंबर, है ना। तुम अपने ऊपर ही रोगे बाद में कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। और बच्चे देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं यहां से चीख चीख के हर क्लास में, है ना, कोई भी क्लास हो, हर क्लास में ये चीज बोल देता हूं कि भैया एनसीईआरटी तो पढ़नी है, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज तो लगानी है, फिर भी 80% ऑफ द बच्चा नहीं लगाएगा, नंबर नहीं आएंगे, फिर भी 12वीं में वो नहीं लगाएगा। ये होता है ढीठपना, है ना, और इसको नहीं बदला जा सकता, तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। तो आपको एक चीज तो करनी है अगर नंबर लाने हैं, क्या? अब वो तो बुद्धिमान को इशारा ही काफी है। डू बेसिक सॉल्यूशन, चलिए हाँ भैया, बेसिक सॉल्यूशन में भी OH माइनस आयन होते हैं, है ना, OH माइनस आयन होते हैं, आई एक्सेप्ट, वो मेजॉरिटी में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर H प्लस आयन नहीं है, H प्लस आयन है लेकिन कम है। अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात करूंगा, OH माइनस ज्यादा होते हैं, H प्लस कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि H प्लस है ही नहीं। और अगर मैं एसिडिक के लिए बोलूं कि H प्लस ज्यादा है और OH माइनस माइनर में है, लेकिन है तो सही। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो हाँ, बेसिक सॉल्यूशन में जनरली H प्लस आयन होते हैं, वहां पर H प्लस आयन माइनॉरिटी है और OH माइनस आयन मेजॉरिटी है। एसिड में उल्टा हो जाता है इस चीज का। चलिए चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब एक ये जो नाम दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर जो केमिकल्स दिए हुए हैं, CaOH होल ट्वाइस, है ना, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो भैया इन सभी का नेचर क्या होगा? भैया इन सभी का नेचर क्या होगा? तो सर जी इन सभी का नेचर बेसिक होगा। अब मैं सॉइल को, मेरे सॉइल को कब बेसिक चीजों से ट्रीट करूंगा? कब ट्रीट करूंगा बेसिक चीजों से? मैं तभी ट्रीट कर रहा हूंगा जब इस सॉइल का नेचर क्या होगा? इस सॉइल का नेचर एसिडिक होगा, तभी मैं ट्रीट करूंगा इसको बेसिक सब्सटेंस, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो। तो मैं कब ट्रीट करूंगा? जब उसका सॉइल का नेचर एसिडिक हो और मुझे चाहिए कि भाई नहीं, मुझे पीएच एक न्यूट्रल रेंज में चाहिए, तो मैं उसमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर रहा हूंगा। चलिए आगे बात को बढ़ाएंगे, है ना, बात को आगे बढ़ाएंगे। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaClO होल ट्वाइस? इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम इसका क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आजकल ये भैया बहुत चर्चे में रहते हैं, बहुत विवाद हो रखा है कि सर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि इस दुविधा को मैं दूर करूं, नीचे एक बार कमेंट्स में बोल दीजिए 1 शॉट प्लीज, है ना। इस कंसेप्ट के लिए 1 शॉट की डिमांड, है ना, 1 शॉट की डिमांड अगर आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, तो इस मिसकंसेप्शन को हम दूर करेंगे कि क्या है इसका असली केमिकल फॉर्मूला। क्या इसका असली केमिकल फॉर्मूला है? CaClO होल ट्वाइस, या फिर जो हमने पुरानी एनसीईआरटी में पढ़ा था वो है? क्यों एनसीईआरटी ने कंसेप्ट में किया चेंज? बीच मझधार में कैसे हुआ केमिकल फॉर्मूला चेंज किसी कंपाउंड का? जानेंगे उस शॉट में, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिमांड अपनी रखनी पड़ेगी कमेंट्स में, एंड वहां से आपके डिमांड को जरूर पूरा किया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया है, आगे बात करेंगे। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा
भैया भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन कहाँ से आया? क्लोरअल्कली प्रोसेस से आया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्लोरीन को ट्रीट करोगे तो आपको आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस, है ना, स्लेक्ड लाइम भी कह देते हैं उसको। चलिए मामले को आगे बढ़ाएंगे। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। यहां पर आप यूज कर लेते हैं सोडियम का कंपाउंड बोलना है तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, है ना। हार्ड वाटर में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है ना, रिएक्ट करके हार्डनेस को रिमूव कर देता है इन फॉर्म्स ऑफ सॉल्युबल कार्बोनेट्स। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम का आयन हो वो रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम का आयन है वो रिएक्ट कर जाएगा और वहां पे क्या बन जाएंगे? इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन जाएंगे जो कि सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनिंग करने के लिए सोडियम का जो कंपाउंड यूज होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जिसे कॉमनली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है उसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। चलिए ये तो यहाँ पे इंटेक्स सारे, है ना, इंटेक्स सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, शायद एक बचा हुआ है। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देना, घबराने का नहीं, है ना, NaSCO3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हीट किया, लेट से मैंने इसको हीट किया, मुझे क्या मिलेगा? मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, CO2 मिलेगा और मुझे क्या मिल रहा होगा? H2O मिल रहा होगा, है ना। इसको आपने बैलेंस कर देना है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा। कार्बन कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन ऊपर 2 हो गए, तो बस इसको आपने 2 करना है, दैट्स इट, हो गया। क्लियर है ये बात? चलिए ये CO2 है ना, बहुत काम आती है ना। इसके यूज केस बता देना मेरे को किस किस काम में आती है। चलिए चलिए, है ना। चलिए राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वाटर के साथ। भैया थोड़ा भी पानी मिल गया रिएक्ट करके जिप्सम बना देगी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। तो ये देखिए ये रहा आपका POP, रिएक्ट किया पानी के साथ, क्या बनाया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम बना दिया। तो POP को पानी मिल जाएगा तो वो वहां पर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या बना देगा? वहां पे जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। चलिए चलिए अब कुछ MCQs हैं, है ना, MCQs पे ध्यान देते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अरे रेड से ब्लू गया, ब्लू कब जाएगा? जब बेसिक होगा, और अगर बेसिक होगा तो ये बात तो मुझे पता है कि pH 7 से ज्यादा होगी। 7 से ज्यादा इसमें से किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक में 1 है, एक में 5 है ना, एक में 4 है और एक में 10 है। तो आंख बंद करके मैं ये जो D वाला ऑप्शन है इसमें टिक करूंगा, क्योंकि अगर बेसिक सॉल्यूशन है, रेड से ब्लू हो रहा है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो pH क्या होना चाहिए? 7 से ज्यादा, है ना, 7 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एगशेल्स, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट की। गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो कौन सी गैस हुई? CO2 की। तो एक सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट कब CO2 रिलीज करेगा? जब रिएक्शन एसिड के साथ होगी। तो यहां पर एक एसिड कंपाउंड क्या मुझे दिख रहा है, और वो है HCl। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, आपको क्या मिल रहा है? आपको एक गैस CO2 मिल रही है, साथ में H2O मिल रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन काम तो इस गैस ने करना है। ये जाएगी लाइम वाटर के सॉल्यूशन में एंड जाके उसको मिल्की अपीयरेंस दे देगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बात करेंगे। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज करता है 8 ml HCl, है ना, यानी कि 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने 20 ml ले लिया है NaOH का तो HCl कितना चाहिए? 10 के लिए 8 चाहिए। एक सिंपल सी बात है, अगर 10 ml के लिए 10 ml NaOH की अगर बात करता हूं तो इस 10 ml NaOH के लिए मुझे 8 ml HCl की जरूरत होती है।
तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml के लिए मुझे कितना चाहिए होगा 8/10, और वहीं अगर मैं बात करूं कितने के लिए 20 ml के लिए, 20 ml के लिए तो कितना चाहिए होगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 10 2 जा 8 2 जा 16, तो मुझे HCl चाहिए होगा 16 ml। ये बचपन में पढ़ते थे ना, यूनिटरी मेथड वाला पार्ट है ना, कि 1 रुपए की चॉकलेट, एक चॉकलेट 1 रुपए में, तो 10 की कितनी आई है ना, या 10 रुपए में इतनी चॉकलेट आई तो 1 रुपए की कितनी हुई, तो मैं इतने रुपए में कितनी खरीद सकता हूँ, है ना। ये सारे बच्चों ने अपने मैथमेटिक्स में बहुत किया होगा, बस वही दिमाग यहाँ आपको लगाना है ना। एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना, यहाँ लैंग्वेज बैठ जाती है ना, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए, Which one of the following type of medicine used for treating indigestion? अच्छा भैया, यहाँ पर ना क्या हो गया, मान लो आपने कुछ अटपटा झटपटा खा लिया है ना, एसिड का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, क्या लोगे, मैं यहाँ पर सर जी एंटीबायोटिक नहीं लूंगा, एनाल्जेसिक नहीं लूंगा, एंटीसेप्टिक नहीं लूंगा, अंदर एंटीसेप्टिक तो मैं क्या लूंगा, मैं एंटासिड लूंगा जो कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, एंटासिड लूंगा जो कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन लिखना है, यहां भी आ गया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्या है भैया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलोगे आप, H2SO4, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब अगर एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन है, अब तो याद हो चुका होगा कि सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट क्या है यहाँ पर, जिंक सल्फेट है, और साथ ही साथ क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलिए और हैं इसके पार्ट्स, उन पार्ट्स को भी खत्म करते हैं। अगेन मैग्नीशियम मेटल है, HCl एसिड है, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ, तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, MgCl2, और साथ ही साथ क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगेन एसिड, अगेन मेटल, अगेन एसिड, मेटल क्या है, ये एसिड हो गया, एसिड क्या है H2SO4, मेटल क्या है एल्यूमिनियम, अब सॉल्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस, प्लस यहां पर क्या मिल रहा होगा आपको, हाइड्रोजन गैस, है ना, प्लस यहां पर आपको क्या मिल रहा होगा, हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा। ठीक है, 3 यहाँ पर है तो इसको 3 कर देंगे और उसको 2 कर देंगे, 6 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 3 कर दोगे, है ना, तो ये बैलेंस भी हो गई, है ना, है ना। चलिए राइट वर्ड इक्वेशन, एंड देन वर्ड इक्वेशन, तो आई गेस इट्स टू डैम इजी टू राइट वर्ड इक्वेशंस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम गैस, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। चलिए इसके लिए लिखना है अगेन एसिड मेटल, है ना, यहाँ पर HCl है और आयरन फाइलिंग है, तो आप आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देंगे और आपको क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। तो यही आपको वर्ड फॉर्म में भी लिखना है, यहाँ बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो ये आप इसको बैलेंस कर दोगे, है ना। चलिए है ना। कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, अच्छा इनमें हाइड्रोजन होते हैं बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, ओके। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, एक बीकर है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार एनसीईआरटी में भी देखा होगा, आई गेस इसके एनिमेटेड वीडियोस भी बहुत अवेलेबल हैं, तो वो भी देखी होगी कि मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, लेट से ये सॉल्यूशन है एसिड का, है ना, देन यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, एक बार मैं एक्सटर्नल सर्किट बना देता हूँ, ठीक है। लेट से इसमें 2 आपने क्या इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, एक आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, है ना, एक आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एक आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहीं पे क्या आ रहा है, लेट से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है, और भैया इस तरीके से ये काम चल रहा है ना, इस तरीके से ये काम चल रहा है,
ठीक है, ये यहाँ पे लगा लेना बल्ब, है ना, इंस्टेड ऑफ हियर वी कैन प्लेस इट हियर, नो इश्यूज फॉर दैट। अब मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो H प्लस आयन में टूट रहा होगा, H प्लस आयन में टूट रहा होगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, क्योंकि आयन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहीं इस एसिड की जगह लेट से हम क्या ले लेते, इस एसिड की जगह लेट से मैं ग्लूकोज ले लेता, है ना, इस एसिड की जगह लेट से मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता। भाई ग्लूकोज आयंस में टूटेगा नहीं, मुझे H प्लस आयन या कोई भी आयंस नहीं मिलेगा। इफ वो आयोनाइज होकर मुझे नहीं दे रहा है क्या, आयंस, तो चार्ज कैरियर की तरह कनेक्ट करेगा, है ना, कंडक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को। दैट इज वाई ग्लूकोज एंड इथेनॉल आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, बिकॉज वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी थी, ये नहीं कर रहे, है ना। आप लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे वो भी नहीं होगा उनसे, है ना। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, है ना, ये तो मैंने बता ही दिया था। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? बेटा डिस्टिल वाटर जो होता है वो डिस्टिलेशन करने के बाद मिलता है। डिस्टिलेशन पता है ना, प्रोसेस पढ़ा होगा आपने। डिस्टिलेशन में बेसिकली आप पानी को अगर वेपराइज करोगे, है ना, फिर उसको कंडेंस करके इकट्ठा करोगे, दैट इज डिस्टिल वाटर, है ना, दैट इज डिस्टिल वाटर। तो ये आपका प्योर वाटर हो जाएगा, है ना। अब इस प्योर वाटर में आयंस का लैक होता है ना, मिनरल्स नहीं होते तो इसमें लैक ऑफ आयंस रहता है, ठीक है, लैक ऑफ आयंस रहता है, और उस लैक ऑफ आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वेयर इज रेन वाटर में रहता है। देखिए रेन वाटर में क्या है, CO2 का अमाउंट है ना, तो वहां से कार्बोनिक एसिड बनता है, आयन में टूटता है, आयन होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो ये बात तो मुझे क्लियर हो गई कि जो डिस्टिल वाटर है वो मेरा प्योर वाटर होगा, उसमें कोई भी डिसॉल्व सॉल्ट या आयन नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्री आयन ही होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं, इसलिए भैया डिस्टिल वाटर नहीं करा पा रहा। रेन वाटर में अगर आप देखोगे डिसॉल्व गैसेस होंगी, CO2 जो कि रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगी एंड आयन में टूटेगा, और यही आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा, इसलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। डिस्टिल वाटर में नहीं होता, इसलिए नहीं करता। देखिए इतना कंसेप्ट नहीं भी पता, इतना तो बता दिया ना कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि आयंस होंगे। नहीं कर रहा तो लिख देना कि वहां पे आयंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ज्यादा अपन को मच में पढ़ने का ही नहीं, इतना सा लिख देने का, आयंस है तो ठीक है भैया इलेक्ट्रिसिटी करेगा, वरना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब एक सिंपल सी बात है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। भाई इन दो पे, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला और इस पे बहुत डिस्कशन हो गया। पता होगा आपको कि क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज अगर वाटर नहीं है तो H प्लस नहीं होगा, H प्लस नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। एसिडिक बिहेवियर ही H प्लस के कारण कर रहा है, अगर वो नहीं होगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। 5 सॉल्यूशन है, A B C D E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। A का आ रहा है 4, B का आ रहा है 1, तो यहीं लिख देते हैं, इसका 4 है, इसका 1 है, C का 11 है, D का 7 है, E का 9 है। अब ये पूछा जा रहा है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो मुझे पता है ना भैया, न्यूट्रल तो मुझे पता है, जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, तो मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल, ठीक है। एल्कलाइन बोलना है तो भैया जितना pH 14 के क्लोज उतना ज्यादा एल्कलाइन, तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका है, न्यूट्रल कौन सा हो गया मेरा, न्यूट्रल हो गया मेरा D, ठीक है। और स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, 11 वाला यानी कि C। स्ट्रांगली एसिडिक 1 वाला हो जाएगा यानी कि B। वीकली एसिडिक यानी कि pH 7 के जितना पास हो, 7 से कम लेकिन पास, तो यहाँ पर 1 या 4 है, तो 1 तो स्ट्रांग वाले में चला गया और फिर बचा क्या, 4, तो 4 को आप इसमें डाल देंगे। वीकली एल्कलाइन यानी कि वो 7 के पास होना चाहिए, 11 स्ट्रांग में जा रहा है तो 9 वीक में आ जाएगा, है ना। एंड pH के ऑर्डर में डालना है। अच्छा यहाँ पे ना इसका नाम देना है, वीकली एसिडिक में सॉल्यूशन का नाम लिखना था, ठीक है, सॉल्यूशन का नाम लिखना था। तो 4 है यानी कि A हो जाएगा और यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन रखना है, तो इंक्रीजिंग में रखना है, सबसे कम हो जाएगा C का, सबसे कम हो जाएगा C का, C के बाद आ जाएगा E, है ना, C के बाद आपका E आ जाएगा, E के बाद आपका 7 वाला D आ जाएगा, D के बाद फिर आपका A आ जाएगा, और सबसे ज्यादा आपका B में होगा तो B आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जितना pH कम होगा उतना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उस ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। चलिए चलिए चलिए, है ना।
इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए। अच्छा, टेस्ट ट्यूब ए में भी मैग्नीशियम रिबन डाला है, टेस्ट ट्यूब बी में भी डाला है, लेकिन ए में HCl है और बी में क्या है, एसिटिक एसिड है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड, यानी कि जितना अमाउंट और कंसंट्रेशन है वो भी सेम लिया है, लेकिन फिजिंग किसमें ज्यादा होगी। अब एक सिंपल सी बात है, अगर तुम दो एसिड को बोलो कि मैं HCl को कंपेयर कर रहा हूं किससे, CH3COOH से, वो भी पैरामीटर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे, है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई तुमने भैया, है ना, ये वो वाली बात हो गई कि तुम बड़ा गलत कर रहे हो, है ना, तुम बड़ा गलत कर रहे हो। तुम किसके साथ जियान की फाइट करा रहे हो, तुम किसके साथ, नोबिता के साथ। तो जीतेगा कौन, नोबिता। भैया इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी कम होती है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा। तो फिजिंग किस में ज्यादा होगी, फिजिंग उसमें ज्यादा होगी जिस टेस्ट ट्यूब में क्या ज्यादा होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में HCl है ना, क्योंकि वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा फिशिंग, है ना, उतना ज्यादा फिशिंग नहीं भाई, फिजिंग है ना, उतना ज्यादा फिशिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिजिंग टेस्ट ट्यूब ए में ज्यादा होगी, टेस्ट ट्यूब बी में कम होगी, है ना, टेस्ट ट्यूब बी में कम होगी। क्यों भैया, क्योंकि HCl की अगर मैं बात करता हूं, है ना, HCl की अगर बात करता हूं, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, है ना, इक्वल। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेटल के साथ अच्छे से, देखिए वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा क्योंकि ज्यादा H+ आयन है। अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो वहां पर कम H+ आयन है, तो कम अमाउंट ऑफ H2 मिलेगा, तो कम अमाउंट ऑफ फिजिंग आपको देखने को मिल रही होगी। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। सो आई नो कि यार जो मेरा एसिडिक एसिड है CH3COOH, है ना, जिसे इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं, उसमें कम है भैया, उसमें स्ट्रेंथ कम है, तो फिजिंग भी कम होगी। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क में pH क्या होता है, 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है भैया, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया के काम करने से ये फॉर्मेशन होता है। अभी 6 है और अभी इसमें एसिड, वो एसिड फॉर्मेशन होगा, तो भैया क्या होगा, pH डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मिल्क का 6 था, कर्ड बन जाएगा, वहां तो भैया लैक्टिक एसिड बनेगा, एसिड है यानी कि pH और रिड्यूस हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि फ्रेश मिल्क भी स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन बैक्टीरियल एक्शन के कारण मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, pH 6 से नीचे जाएगा, और कर्ड क्योंकि ज्यादा एसिडिक होता है तो pH आपको क्या देखने को मिलेगा, गिरता हुआ देखने को मिलेगा। 6 था, 6 से अब और नीचे की तरफ उसने छलांग लगाई है। चलिए यही दूध से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि मिल्कमैन, आपने दूध वाले को देखा होगा कि मिल्कमैन एड द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And one more part is that why does this milk take a long time to set as curd? भैया देखो फ्रेश मिल्क है, कभी कभार फट जाता है क्यों, pH क्योंकि ड्रॉप हो जाता है ना, तो वो कडलिंग हो जाती है, फट जा रहा है। तो अब वहां पे ना फटे उसलिए क्या कर रहा है, वो बेकिंग पाउडर करके उससे pH को स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ डाल रहा है। तो ये तो समझ में आ गया क्यों pH को वो स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ डाल रहा है, ताकि वो नहीं चाह रहा कि वो फट जाए, है ना, बेचने से पहले फट गया तो नुकसान हो जाएगा। अब कर्ड बनने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि अब आपने pH क्या कर दिया, उसको अल्कलीन की तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो अब वहां से वापस से एसिडिक करने में टाइम तो लगेगा ना, है ना, जो बैक्टीरियल एक्शन होगा जिससे वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, है ना, pH को जो गिराने वाला काम है उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जो सेटिंग ऑफ कर्ड है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा अगर आपने दूध में बेकिंग पाउडर मिला दिया है, क्योंकि यू हैव शिफ्टेड द pH फ्रॉम 6 टू अल्कलाइन। अब वापस से उसको एसिडिक करना है तो समय तो लगेगा ही यार, है ना, समय तो लगेगा ही। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अभी अपन ने देखा था एक क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो एनसीईआरटी इंटेक्स और बैक को भी रिलेट कर रहा है। इंटेक्स में देखा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन अगर वाटर से होता है, जिप्सम बन जाता है, हमारी काम की चीज बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है ताकि H2O ना मिल जाए। H2O मिलेगा तो जिप्सम बना देगा, हम नहीं चाहते कि जिप्सम का फॉर्मेशन हो। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई क्यों इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में अपन को रखने का, क्योंकि वहां पर जिप्सम फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए
अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। नाम ही बता रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से क्या बन रहा होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा होगा। अब एसिड मान लीजिए, आपने एग्जांपल के तौर पे एसिड मान लीजिए HCl लिया है, बेस मान लीजिए NaOH लिया है, तो सॉल्ट NaCl बन जाएगा और पानी मिल रहा होगा। वहीं अगर एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, बेस आपका KOH है, तो आपको सॉल्ट क्या मिल रहा होगा, K2SO4, और वहां पर क्या मिल रहा होगा, पानी मिल रहा होगा। तो एसिड का जब भी बेस के साथ रिएक्शन, हमेशा प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिल रहा होगा। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पर एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। और यहां से एक और आइडिया भी आता है कि हर बार सॉल्ट का पीएच जो होता है वो 7 नहीं होता है ना, 7 नहीं होता, डिपेंड करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। चलिए गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। भैया वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो लॉन्ड्रीज में यूज होता है ताकि परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाए, है ना। अपन ने देखा था पीछे, रिएक्शन भी देखा था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है इनसॉल्युबल कंपाउंड, ताकि वो रिमूव हो जाए। एंड अगर बात करेंगे, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज केस है। वहीं अगर आप बेकिंग सोडा की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका एज एन एंटासिड होता है, ताकि एसिडिटी से आपको रिलीफ हो जाए। एंड जब बेकिंग सोडा को आप एज अ कंस्टिट्यूएंट यूज करते हो बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर इज बेसिकली बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। तो जब आप इस बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं किचन में, तो जब हीट होता है तो मुझे पता है CO2 रिलीज होता है, जिससे केक और ब्रेड फ्लफी हो जाते हैं ना। फ्लफीनेस देखने को मिलती है ना, वो सिर्फ इसी CO2 के कारण देखने को मिलती है। चलिए तो यहां तक अपन ने कर लिया सेकंड चैप्टर के सारे इन टेक्स्ट, सारे बैक एक्सरसाइज, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट एक बहुत बढ़िया टीम आपके लिए बना रही है ना, ताकि आपका वो सपना क्लास 10th में अच्छे नंबर लाने का, है ना, 90-95% जाने का, उसके लिए जो भी मेंटरशिप चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, वो इस चैनल पे हमारी बेहतरीन फैकल्टीज की टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी या।